पाकिस्तान से आए आतंकवादी भारत में लगातार खून की होली खेल रहे हैं। हमारे जवानों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, हमारे पुलिस वालों की हत्याएं कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट के मैदान पर ऐसे मैच खेल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इतना सब होने के बावजूद हमारे देश के लोग बड़े चाव से भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बेसब्री से मैच का इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आज भारत के सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को AK-47 की तेज रफ्तार वाली गोली से जिंदगी और मौत की पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हमें यह मैच देखने में अच्छा लगा, मजा आया। यह खबर भारत में रहने वाले पाकिस्तान के भक्तों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब बात भारत की जीत की आती है तो उसे आप तक पहुंचाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, गर्व का अनुभव होता है। भारत के सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आप कह सकते हैं कि आज के मैच में एक बड़ी जीत हासिल हुई, क्योंकि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू सहित 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है। सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के बिजबहेड़ा इलाके में एक घर में 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की एक खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आज सुबह करीब 8 बजे इस घर की घेराबंदी की और 2 घंटे तक इंतजार किया। आतंकवादियों की तरफ से पहली गोली सुबह करीब 10 बजे चली। इस दौरान पत्थरबाजों की फौज ने सुरक्षा बलों पर पथराव करके उनका ध्यान भंग करने और उनके ऑपरेशन में बाधा डालने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने ना तो पत्थरबाजों का साथ दिया और ना ही आतंकवादियों का। दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ जुनैद मट्टू कुलगाम का रहने वाला था। वो 3 जून 2015 को लश्कर में शामिल हुआ था। मट्टू न सिर्फ काफी पढ़ा लिखा था, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी की भी अच्छी जानकारी थी। जुनैद मट्टू पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने पिछले साल जून में अनंतनाग में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। मट्टू वही आतंकवादी था जिसने जून 2016 में अनंतनाग के एक बस स्टैंड पर 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की थी। सेना ने हाल ही में घाटी में सक्रिय 12 खूंखार आतंकवादियों की तस्वीरों के साथ एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें इस आतंकवादी का नाम भी शामिल था। पिछले महीने सुरक्षा बलों ने त्राल सेक्टर में हुए एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सब्जार अहमद बट को भी मार गिराया था और अब इस लिस्ट में जुनैद मट्टू का नाम भी शामिल हो गया है। आप कह सकते हैं कि इन दिनों घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के विनाश का मौसम चल रहा है और सुरक्षा बल चुन चुन कर मानवता के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आंसुओं का सैलाब है। देशभक्ति और शहादत के नारों से गूंजती फिजा है। कश्मीर समेत पूरा देश गर्व कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल शहजाद दिलावर सोफी और सज्जाद और शब्बीर अहमद की शहादत पर गुरुवार को अलग अलग 2 आतंकी हमलों में शहजाद और शब्बीर शहीद हो गए। हमले के 12 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने इसका बदला भी ले लिया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू अनंतनाग के कुलगाम में अरवानी गांव के किसी घर में छिपा है। सेना, CRPF और SOG ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी जुनैद मट्टू अरवानी गांव के ईदगाह मोहल्ले में छिपा था। सुबह करीब 8 बजे आतंकी जुनैद और उसके साथी चारों ओर से घिर गए। सुबह 10 बजे के करीब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इतना ही नहीं, आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय पत्थरबाज टीम भी आगे आई। आतंकियों से मुठभेड़ कई घंटों तक चली। आखिरकार आतंकी जुनैद समेत 2 आतंकी मार गिराए गए। फिलहाल इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हुई है। लोग सड़कों पर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये मिलिटेंट जो फंसे हुए हैं उनको सेफ पैसेज मिले।
ऐसा पिछले कई महीनों से इस इलाकों में देखा जा रहा है। जब भी कहीं मुठभेड़ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एस्टैब्लिश हो जाती है। ए कैटेगरी के आतंकी जुनैद मट्टू पर 5 लाख रुपए का इनाम था। जुनैद हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिला कमांडर था। कुलगाम के खुदवानी गांव का रहने वाला था। मट्टू को टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी थी। जुनैद पहले भी स्थानीय पुलिस और बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला कर चुका था। सेना ने कुछ दिनों पहले घाटी में एक्टिव 12 आतंकियों की एक हिट लिस्ट जारी की थी, जिसमें जुनैद मट्टू का नाम भी शामिल था। आतंकवादियों की शक्ति घटेगी, चाहे वो आईसिस हो या कोई और तरह के आतंकवादी हो, शक्ति घटी और उनको पीटा जाए खूब गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से। हाँ, और जो ये नई नीति निकाली है अपना सेना ने, टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि अंत में जीत हमारी होगी। 27 मई को जिस एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट मारा गया था, वहां लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू भी मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक जुनैद वहां से बुर्का पहनकर भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस बार आतंकी जुनैद मट्टू की किस्मत उसके साथ नहीं रही। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का साथ दे रहे मोहम्मद अशरफ नाम के एक युवक की भी मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। कहा यह जा रहा है कि शहीद शब्बीर पर आतंकी हमले में भी आतंकी जुनैद मट्टू का हाथ था। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। अलगाववादियों की असली पहचान यही होती है कि वो क्रिकेट मैच के दौरान भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान के लिए तालियां बजाते हैं, और जब आतंकवादियों के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन होता है तो वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हैं, फौज पर पत्थरबाजी करते हैं। इस चरित्र को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। हालांकि हर अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी आती है। अनंतनाग जिले में आज एक ऐसी ही घटना हुई है। अनंतनाग जिले के अचबल में आतंकवादियों ने घात लगाकर पुलिस कर्मियों पर एक हमला किया, जिसमें वहां के एसएचओ सहित 6 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ अन्य जवानों के घायल होने की भी खबर है। आतंकवादियों ने बहुत बर्बरता के साथ जवानों पर फायरिंग की है और कुछ जवानों के चेहरे पर भी गोलियां चलाई गई। इस हरकत का जवाब हमें देना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी अगले शुक्रवार यानी रमजान के आखिरी जुम्मे पर एक और बड़ा हमला कर सकते हैं। कश्मीर में पिछले कुछ समय से सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस वर्ष अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर 23 और कश्मीर घाटी में 45 आतंकवादी मारे गए हैं। ऐसे में आतंकवादियों की तरफ से हो रहे हमलों को आप उनकी बौखलाहट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आतंकवादियों का अंत आता है तो उनके हमले तेज हो जाते हैं। आपने अक्सर एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 देशों के बीच कूटनीतिक दोस्ती का रास्ता भी कई बार पेट से होकर ही गुजरता है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन भारत और इजराइल के रिश्तों पर आधारित हमारा अगला विश्लेषण इसी थ्योरी को साबित कर देगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 4 जुलाई से 3 दिन के इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जाएगा। कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर होगी, इसलिए जी मीडिया की टीम इस दौरे से कई हफ्ते पहले ही इजराइल पहुंच चुकी है और हम वहां की कूटनीतिक हवाओं का एक डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी इजराइल की बात होती है तो किसी के भी दिमाग में खतरनाक हथियारों और गोले बारूद की तस्वीर उभरती है। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे जो इजराइल को किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के शत्रु उससे घबराते हैं, क्योंकि उसने खुद को सुरक्षा के लिहाज से अभेद बना लिया है और उसके पास हथियार और हिम्मत की कोई कमी नहीं। इजराइल पूरी दुनिया में अपने इनोवेशंस के लिए मशहूर है। वहां के स्टार्टअप बिजनेस पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। इजराइल में कम से कम 6000 स्टार्टअप्स हैं। भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों में सामरिक संबंध एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इजराइल भारत के टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स में से एक है।
पानी का संरक्षण करने के मामले में भी इजराइल बहुत आगे है। ऐसे में भारत चाहे तो इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है और इनोवेशन करने के जज्बे को अपने अंदर वहां से इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इजराइल भारत से ले रहा है। भारत की तरफ से इजराइल को दिया जा रहा ये गिफ्ट सीधे पेट से होकर दिल तक पहुंचता है। इसमें हिंदुस्तानी नान और मिस्सी रोटी का स्वाद छिपा हुआ है। जी मीडिया की टीम ने भारत और इजराइल के रिश्तों को फूड डिप्लोमेसी यानी भोजन वाली कूटनीति की नजर से देखने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले दोनों देशों के बीच की दोस्ती को डिकोड करना जरूरी है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि वर्ष 2017 में भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेकिन ये दोनों देश आज जिस तरह अपनी दोस्ती को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, वैसा पहले नहीं था। वर्ष 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारत की तरफ से यह फैसला इजराइल की स्थापना के लगभग 2 साल बाद लिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 साल की देरी से लिया गया यह फैसला उस उलझन का नतीजा था जो भारतीय नेताओं के मन में उस वक्त चल रही थी। यहूदियों के साथ दोस्ताना व्यवहार होने के बावजूद भारत को यहूदी राष्ट्र इजराइल से पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में पूरे 42 साल लग गए। अरब देशों के भारत के संबंध, भारत में मुसलमानों की बड़ी संख्या और फिलिस्तीन विवाद इसकी सबसे बड़ी वजहें थीं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान वो समय आया जिसका दोनों देशों को 42 वर्षों से इंतजार था और 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों ने औपचारिक रूप से द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की। ये वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। ऐसे समय में भारत और इजराइल दोनों देशों को एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। वर्ष 1998 में दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हुए और फिर वर्ष 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए युग में पहुंचा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री शेरोन की वो यात्रा भारत द्वारा इजराइल को मान्यता देने के 53 वर्षों बाद हुई थी। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इजराइल के दौरे पर नहीं गया। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। हालांकि वो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए पहले इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इजराइल के शहर टेल अवीव में मौजूद भारतीय दूतावास के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में करीब 85,000 भारतीय यहूदी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने वर्ष 1950 और 60 के दशक में इजराइल को अपना घर बना लिया था। इसके अलावा करीब 10,000 भारतीय नागरिक भी इजराइल में रहते हैं, जिनमें से करीब 9,000 केयर गिवर्स हैं, जबकि अन्य डायमंड ट्रेडर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और ये सभी लोग दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि 2017 न सिर्फ भारत और इजराइल की दोस्ती की रजत जयंती का साल है, बल्कि यह वर्ष भारत के लिए एक नए कूटनीतिक युग की शुरुआत भी कर सकता है। ये इजराइल है, जहाँ के दिल खूबसूरत है, जहाँ के लोग खूबसूरत है और जहाँ की सोच खूबसूरत है। इजराइल के इसी दिल में रहते और बसते हैं वो हिंदुस्तानी जिन्होंने इन दो महान देशों के रिश्तों को पिछले 67 सालों से संभाल कर रखा है। दरअसल सच तो ये है कि भारत और इजराइल दोनों ही देशों के बीच के आपसी रिश्ते हितों की बुनियाद पर बनी एक ऐसी इमारत है जो आज की तारीख में
काफी मजबूत हो गई है। ये वर्ष 2003 की वो ऐतिहासिक तस्वीर है जब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरॉन भारत की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा भारत द्वारा इजराइल को मान्यता देने के 53 साल बाद हुई थी। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री शेरॉन का जो स्वागत किया, उसने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया, बल्कि सही मानों में दोनों देशों के रिश्तों को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। और बदलते वक्त के साथ साथ आज भारत और इजराइल की दोस्ती भी अटूट हो गई है। इस रिश्ते को और भी मजबूती देने और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री अगले महीने इजराइल के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन जी मीडिया की टीम पीएम मोदी के दौरे से पहले ही इजराइल पहुंच चुकी है और वहां से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और भारत के अटूट रिश्ते का राज आखिर क्या है। इस दौरान हमारी मुलाकात भारत के उन छात्रों से हुई जो इस रिश्ते में किसी मजबूत धागे से कम नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं जेरूसलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में और यहाँ हमारे साथ हैं कुछ भारतीय छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ये डॉक्टरेट स्टूडेंट्स जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं आप। कैसा लगता है इजराइल में एक भारतीय होकर रहते हुए? भारतीयों के यहाँ पे पहली बात तो मेरा अनुभव यह है कि मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं विदेश में हूँ, क्योंकि खाने जब आप अपने देश से बाहर होते हो तो पहला चीज़ खाने का होता है और इंडियन फूड यहाँ पे मिल जाता है बहुत आसानी से। लोगों से बातचीत करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो है कहीं अलग आके रह रहे हो। सारी बहुत यहाँ के बहुत सहयोग करते हैं। प्लीज आप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो इजराइल का दौरा करेंगे। आप एक्साइटेड हैं? हाँ, मैं तो बहुत उत्तेजित हूँ इस चीज़ को लेकर के। हम लोग काफ़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इजरायली जो है इंडिया जाते हैं, इंडियन जो है यहाँ पे आते हैं बहुत सारा कॉन्फ्रेंस में। आप यहाँ रह के आप फॉलो करते हैं इंडिया में क्या हो रहा है? न्यूज़ देखते हैं? जी न्यूज़ देखते हैं? ऑफ कोर्स, जी न्यूज़ अच्छा हम लोग देखते हैं और सारी खबरों से हो सकता है कि आप वहाँ उन खबरों से तुरंत जो है परिचित न हो, लेकिन हम लोग यहाँ पहले परिचित हो जाते हैं। बात चाहे रक्षा क्षेत्र की हो, आतंकवाद की हो, साइबर सिक्योरिटी की हो या फिर कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की हो, इजराइल हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये अनोखी दोस्ती सिर्फ 85,000 भारतीय यहूदी और 10,000 भारतीय नागरिकों के इजराइल में मौजूदगी की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक वजह वो भारतीय स्वाद भी है जो सीधे पेट से होकर दिल तक पहुंचता है। इसी की तलाश में हम इजराइल के शहर टेल अवीव पहुंचे, जहां हमारी नजर तंदूरी इंडियन किचन पर पड़ी और फिर जो हुआ वो आपको भी काफी स्वादिष्ट लगेगा। इस वक्त हम खड़े हैं तंदूरी इंडियन किचन के सामने। ये रेस्टोरेंट दिल्ली या बम्बई में नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है। इसको चलाने वाली एक ऐसी महिला हैं जो एक काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं अब इजराइल में। 35 साल से ज़्यादा हुए उनको यहाँ पे रहते हुए। काफ़ी ऐतिहासिक उनका योगदान रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। जब ओस्लो पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1992 में, तो पहली बार नॉर्वेजियंस, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस तंदूरी किचन में मिले थे और तंदूर के ऊपर चर्चा हुई थी, भारतीय थाली के ऊपर चर्चा हुई थी और वहाँ से पीस प्रोसेस की पहली शुरुआत हुई। 2006 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो पहली बार इजराइल का दौरा उन्होंने किया तो वो इसी रेस्टोरेंट में आए, इनसे मिले। उसके बाद ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की एक मेंबर बनी, जो कि एक तरह से बैक चैनल एफर्ट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरली दोनों देशों के लोगों को एक साथ बांधता है। और अब जब जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आएंगे तो इंचार्ज हैं उनकी मेन्यू के, वो कब खाएंगे, क्या खाएंगे, वो सब यही देखने वाली हैं। तो आइए देखते हैं उनके रेस्टोरेंट में जाके मिलते हैं उनके लोगों से, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं भारतीय खाना खाने के लिए। नमस्कार जी, वेलकम। तंदूरी इंडियन किचन। हाँ जी, हाँ जी। ये शायद सबसे पहला इंडियन रेस्टोरेंट था जो इजराइल में खुला। हाँ, और मैंने हिंदुस्तानी खाना 83 में इंट्रोड्यूस करवाया इजरायलियों को यहाँ पे। और ये तस्वीर मैं देख रही हूँ आपके। That's my hero. Yeah, because we like him as a person more than all the politics. And he was here. We are now preparing. हम तैयारियां कर रही पूरी इंडियन कम्युनिटी उनका स्वागत करने के लिए
5 जुलाई को। तो पहले भी आए हैं मोदी जी? हाँ, पहले भी आए हुए हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो यहाँ पे खाना खाते थे। अच्छा। हाँ जी। क्या पसंद करते थे यहाँ पे? वेजिटेरियन, कड़ी, सिंपल खाना, सिंपल रोटी, दही कड़ी, खिचड़ी, अच्छा। आलू सब्जी। तो जो यहाँ पे खा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आपके मेहमान हैं, उनसे पता लगाते हैं कि क्या स्पेशल है आपके खाने में, कि सभी भारतीय जो यहाँ पे आते हैं, जो नेता यहाँ पे आते हैं, वो तंदूरी किचन में ही खाना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे खासियत ये है कि ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना नहीं, ज़्यादा घर का खाना है। हाँ जी, या। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या खास है कि सब हिंदुस्तानी जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ खाना पसंद करते हैं? यहाँ की जो टेस्ट है हिंदुस्तानी टेस्ट है, और टेस्ट के साथ में कल्चर भी हिंदुस्तानी है, और सबसे बड़ी बात है कि मैडम की जो स्माइल है वो पूरी हिंदुस्तानी ही है। स्वादिष्ट भोजन है जो हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं। यहाँ यूँ कहिए कि जो हिंदुस्तान में भी नहीं मिलता है वो यहाँ मिल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। आइए देखते हैं क्या रीना पुष्करना जी का क्या कहना है। अपने ये हिंदी में बात करते हैं? नहीं, हिंदी में नहीं बात करते हैं। इंग्लिश में पूछिए आप। Only Hebrew? No, English. Do you like the food? I love the food. It's really nice. You come here very often? No, this is my first time. Yes. Yeah. Okay. Do you know the Indian Prime Minister is coming here? I just learned earlier on that he's coming in a couple of weeks' time. Yeah. Have you heard about him? I have heard about him. Yes. Yeah. I was in India in December. Okay. And what did you think about India and the way it's being run? It was very interesting. It was just after they stopped the two notes, the currencies, and there was a lot of confusion about how to handle that. But it seems to have sorted itself out now. Yes, it has. Thank you. Enjoy your food. Enjoy your meal. Thank you very much. जो भारतीय समुदाय है यहाँ पे 80,000 लोग हैं भारतीय मूल के यहाँ पे, वो किस तरह से देख रहे हैं इस विजिट को, और वो क्या ऐसा इवेंट होने वाला है? क्या मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसा कुछ बड़ा चकाचौंध देने वाला? यहाँ पे हम लोग एक्चुअली सोच रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा था 10,000 हिंदुस्तानी आएंगे, मैं सोच रही हूँ 20,000 लोग होंगे ही होंगे मोदी जी का वेलकम करने के लिए। और जो नया जेनरेशन है जो यहाँ पे इंडियन इजरायली पैदाइश है, वो देखना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा हाईटेक में है, ज़्यादा अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए, दूसरे देशों में काम करते हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत मानी हुई है, तो वो सोच रहे हैं कि वो लोग वापस हिंदुस्तान जाके क्यों ना अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके जा सकते हैं, और वो भी उनके माँ बाप जो है वो पैदाइश हिंदुस्तानी है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो सोच रही हूँ कि मैं पहले हम लोग देखते हैं ऐसा क्या स्पेशल है इस खाने में कि सब लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। ये तिरंगा चिकन है? ये चिकन तिरंगा, और ये पनीर हम बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। और लोगों को यहाँ पे पनीर बहुत पसंद है। जब हम होटल्स में अपना पनीर बनाते हैं तो ये लोग बहुत सरप्राइज होते कि ये तो पुरानी जेनरेशन के जैसे हमारे नानी बनाती थी चीज़, वैसे आप लोग पनीर बना रहे। तो हम लोग बोले हर हिंदुस्तानी घर में हम लोग अपना दही और पनीर बनाते हैं, तो वही हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए बनने वाले हैं। क्या बात। हाँ जी, आइए बैठिए आप। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया में कई मित्र देशों की यात्राएं की हैं, पर वो अभी तक जेरूसलम से दूर थे। लेकिन ये दूरी अब खत्म होने जा रही है, जो न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नई दिशा में ले जाएगा, बल्कि भारत और इजराइल के नागरिकों की दोस्ती और भी गहरी करेगी। पलकी शर्मा उपाध्याय, टेल अवीव, इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में तरह तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन भारत और इजराइल दो ऐसे दोस्त हैं जिनके बीच का समीकरण काफी मजबूत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले हम इस समीकरण को आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम आपको सीधे इजराइल से और भी ढेर सारी दिलचस्प रिपोर्ट्स दिखाएंगे। भारत और इजराइल का 2017 वाला दोस्ताना अब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनने वाला है, और इसका गवाह बनने के लिए आप लगातार जी न्यूज़ देखते रहिए।